रेडी स्टार्ट। महोदय, मेरे मित्र और साथी दिनकर ने अपनी पुस्तक के लिए जो विषय चुना है वह बहुत ही मोहक और दिलचस्प है। यह ऐसा विषय है जिससे प्राय मेरा अपना मन भी ओतप्रोत रहा है और मैंने जो कुछ लिखा है उस पर इस विषय की छाप आपसे आप पड़ गई है। प्राय मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ, भारत है क्या? उसका तत्व या सार क्या है? उसका अस्तित्व क्या है और उसका क्रमिक निर्माण हुआ है तथा अतीत और वर्तमान विश्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ उनका संबंध क्या है। यह विषय अत्यंत विशाल है और उसके दायरे में भारत से बाहर के तमाम मानवीय व्यापार आ जाते हैं और मेरा विचार है कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस संपूर्ण विषय के साथ अकेला ही न्याय कर सके। फिर भी इसके कुछ विशेष पहलुओं को लेकर उन्हें समझने की कोशिश की जा सकती है। कम से कम यह तो संभव है कि हम अपने भारत को समझने का प्रयास करें। यद्यपि सारे संसार को अपने सामने न रखने पर भारत विषयक जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वह अधूरा होगा। संस्कृति है क्या? शब्दकोश उलटने पर इसकी अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। एक बड़े लेखक का कहना है कि संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं उनसे अपने आप को परिचित करना संस्कृति है। एक दूसरी परिभाषा में यह कहा गया है कि संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि है। यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। इस अर्थ में संस्कृति कुछ ऐसी चीज का नाम हो जाता है जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है। फिर संस्कृति के कुछ राष्ट्रीय पहलू भी होते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेक राष्ट्रों ने अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अपने भीतर कुछ विशेष ढंग से मौलिक गुण विकसित कर लिए हैं। इस नक्शे में भारत का स्थान कहाँ पर है? कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति और ईसाई संस्कृति की चर्चा की है। ये नाम मेरी समझ में नहीं आते। यद्यपि यह सच है कि जातियों और राष्ट्रों की संस्कृतियों पर बड़े बड़े धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव पड़ा है। महोदय, भारत की ओर देखने पर मुझे लगता है जैसा कि दिनकर ने भी जोर देकर दिखलाया है कि भारतीय जनता की संस्कृति का रूप सामासिक है और उसका विकास धीरे धीरे हुआ है। एक और तो इस संस्कृति का मूल आचार्यों से पूर्व मोहनजोदड़ो आदि की सभ्यता तथा द्रविड़ों की महान सभ्यता तक पहुंचता है। दूसरी ओर इस संस्कृति पर आर्यों की बहुत ही गहरी छाप है जो भारत में मध्य एशिया से आए थे। पीछे चलकर यह संस्कृति उत्तर पश्चिम से आने वाले तथा फिर समुद्र की राह से पश्चिम से आने वाले लोगों से बार बार प्रभावित हुई है।
इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय संस्कृति ने धीरे धीरे बढ़कर अपना आकार ग्रहण किया। इस संस्कृति में समन्वय तथा नए उपकरणों को पचाकर आत्मसात करने की अद्भुत योग्यता थी। जब तक इसका यह गुण शेष रहा, यह संस्कृति जीवित और गतिशील रही, लेकिन बाद में इसकी गतिशीलता जाती रही, जिससे यह संस्कृति जड़ हो गई और सारे पहलू कमज़ोर पड़ गए। भारत के समग्र इतिहास में हम दो परस्पर विरोधी और प्रतिद्वंद्वी शक्तियों को काम करते देखते हैं। एक तो वह शक्ति है जो बाहरी उपकरणों को पचाकर और सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करती है, और दूसरी वह जो विभाजन को प्रोत्साहन देती है, जो एक बात को दूसरी से अलग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इसी समस्या से एक भिन्न प्रसंग में हम आज भी सामना कर रहे हैं। आज भी कितनी ही बलिष्ठ शक्तियां हैं जो केवल राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक एकता के लिए भी प्रयास कर रही हैं, लेकिन ऐसी ताकतें भी हैं जो जीवन में विच्छेद डालती हैं, जो मनुष्य के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। अतएव आज हमारे सामने जो प्रश्न है वह केवल सैद्धांतिक नहीं है, उसका संबंध हमारे जीवन की सारी प्रक्रिया से है और उसके समुचित निदान और समाधान पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। साधारणतः ऐसी समस्याओं को सुलझाने में नेतृत्व देने का काम मनीषी करते हैं, किंतु वे हमारे काम नहीं आए। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो इस समस्या के स्वरूप को ही नहीं समझते, बाकी लोग हार मान बैठे हैं। वे विफलता बोध से पीड़ित तथा आत्मा के संकट से ग्रस्त हैं। मार्क्सवाद ने ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण उपस्थित करके समस्याओं पर सोचने और उन्हें समझाने के काम में हमारी भरपूर सहायता की।